नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट विजन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मेंस बूस्टर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का जो भी कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो हमने जाना था कि कैसे जो मेजर जो सेंटर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, वो जो हमारा यूनाइटेड प्रोविंस था जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश है उसमें लाई कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. It was Uttar Pradesh where the revolt started and where the British had to put their hardest effort to suppress the revolt. तो जब हम देख रहे हैं कि भाई मेजॉरिटी जो सेंटर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के वो यूपी में लाई कर रहे थे, और हमने देखा कि भाई कैसे ब्रिटिशर्स को कितना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा वहाँ पे जो भी सिटीज़ जो थी जहाँ से सेंटर्स निकल रहे थे, जहाँ से लीडर्स उभर रहे थे, उन लोगों को सप्रेस करने के लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इस रीजन को नेगलेक्ट कर दिया। और जो भी हम देख रहे हैं आगे चल के सोशल और कल्चरल मतलब रहने सा पीरियड जो आया, जो कल्चरल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो वो बंगाल, मद्रास, मुंबई एंड जो दूसरे रीजन है उसमें ज़्यादा हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी उस चीज़ को एक तरीके से भुला दिया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंट पोएट रहे हैं उस टाइम पीरियड के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका नाम है। उन्होंने अपनी कविताओं के थ्रू, अपनी पोएम्स या फिर जो भी उनके लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे कि अंधेर नगरी या भारत दूरदशा, तो उसमें क्या है कि उन्होंने जो भी करंट उस टाइम पीरियड की कंडीशन जो थी, जो भी पुअर्स की कंडीशन थी या फिर जो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी सोशल जो प्रैक्टिसेस थी, उसको वो अपने पोएम्स के थ्रू शो करते थे। तो ऐसे ही इन्होंने इस रीजन के लिए, जो यूनाइटेड प्रोविंस वाला रीजन है, उसके लिए भी इन्होंने अपनी पोएम्स में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया। तो अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में क्या कनेक्शन है। देखिए, तो हम ये जानते हैं कि 1885 में एयूम के द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनती है, मतलब इनकी सपोर्ट के द्वारा। तो और एयूम जो है वो कौन थे? वो थे कलेक्टर थे इटावा में 1857 रिवोल्ट के दौरान। फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है। और इस जो सेशन में 72 डेलीगेट्स ने लगभग पार्ट लिया। और इन डेलीगेट्स में से अगर हम देखें तो गंगा प्रसाद वर्मा, प्रणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी एंड लाला बैजनाथ, इन्होंने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था। ये देखिए, ये एयूम है और संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, जहाँ पर आईएनसी का पहला सेशन होता है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, द नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश इंक्रीज टू 74 इन द सेकंड सेशन हेल्ड इन कलकत्ता। और ये सेशन जो है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। इस सेशन में क्या होता है कि 17 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जो कि डिस्कस करेगी जो भी इश्यूज़ हैं सिविल सर्विसेज में। और इस कमेटी में 5 मेंबर जो थे वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। उनके हम नाम देख लेते हैं। गंगा प्रसाद वर्मा, प्रणनाथ, मौलाना हामिद अली एंड नवाब रज़ा खान ऑफ लखनऊ एंड मुंशी काशी प्रसाद ऑफ प्रयागराज। तो ये नाम जो है वो, ये जो कमेटी का गठन हुआ सेकंड सेशन जो हुआ था हमारा आईएनसी का, उसके दौरान, तो उसमें जो कुछ मेंबर्स थे वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। थर्ड सेशन की अगर हम बात करें कांग्रेस के, तो वो होता है आपका मद्रास में, और वो चेयर करते हैं बदरुद्दीन तायब अली। और इसमें राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एंड पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते थे। और इस सेशन में एक लॉ कमेटी का गठन होता है जो कि क्या करेगी, ड्राफ्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को एंड वर्किंग ऑफ द पार्टी। जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये अपना आईएनसी का एंड, और जो कैसे उनकी कार्यशैली रहने वाली है उसके लिए। तो इसमें जो मेंबर्स थे वो कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा, विश्व नारायण एंड मौलाना हामिद अली फ्रॉम लखनऊ वर दी पार्ट ऑफ दिस कमेटी। फोर्थ सेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सेशन आपका प्रयागराज में होता है, जो कि फिर इलाहाबाद नाम उसका रखा गया। मतलब पहले इलाहाबाद ही हम जानते हैं, उससे पहले अकबर के टाइम पीरियड पे ये प्रयागराज ही था, फिर इलाहाबाद हुआ, आज की डेट में फिर से प्रयागराज हो गया। और ये प्रेसाइड किया गया जॉर्ज
यूल के द्वारा। और ये फोर्थ जो सेशन था आईएनसी का वो यूपी का फर्स्ट सेशन रहा है। तो ईयर इसका क्या है 1888। ऑकलैंड कैल्विन जो थे वो गवर्नर थे यूपी के उस टाइम पीरियड के दौरान, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करी कि ये सेशन ना हो पाए। तो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड मैनी ऑब्स्ट्रक्शन सच एज डिनाइंग द कांग्रेस एनी वेन्यू टू होल्ड द सेशन एज वेल एज हिंडरिंग द कैंपेनिंग ऑफ द सेशन। कि भाई वो लोग इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि भाई आपको जगह नहीं देंगे हम सेशन को कंडक्ट कराने के लिए, और जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन वो लगा सकते थे उन्होंने वो सारे लगा दिए। लेकिन वहाँ के एक बहुत ज़्यादा फेमस उस टाइम पीरियड के एक राजा रहे हैं, राजा ऑफ बरदंगा। उन्होंने जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने एक पैलेस जो मतलब कासल था, लोथर कासल जिसे बोलते हैं हम प्रयागराज में, उसे उन्होंने खरीद लिया और कांग्रेस को दे दिया ताकि आप उसमें अपने सेशन को कंडक्ट करा सकें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इवन आफ्टर दी सेवरल हिंड्रेंसेस एंड नेगेटिव कैंपेनिंग दिस सेशन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल सेशन सो फार। तो अभी तक जो 4 सेशन हुए हैं उसमें ये सेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। और इसमें जो मतलब जो डेलीगेट्स थे उनका नंबर अगर हम देखें तो वो 1248 रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें टोटल, और जिसमें 11 नवाब थे, एक शहज़ादा, 2 मुग़ल प्रिंसेस, 3 अदर प्रिंसेस थीं, और 388 ज़मींदार्स, 443 लॉयर्स, 77 जर्नलिस्ट एंड 143 कमिश्नर्स, 58 टीचर्स एंड 10 फार्मर्स। तो ये आपको डेटा याद तो नहीं करना है, लेकिन एक अब लगभग आप देख सकते हैं कि भाई इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने और काफ़ी अलग अलग फील्ड के लोगों ने इसमें पार्ट लिया। लेकिन ये सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ नंबर तो रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेविली स्क्यूड था, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी इसमें कि भाई, क्योंकि इसमें जो मोस्टली जो लोग थे वो फ्यूडल क्लास और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के थे, मतलब एलीट क्लास जो उस टाइम की थी, या फिर आप देख लीजिए कि फार्मर जो है वो बहुत कम है, लॉयर्स हैं या नवाब्स हैं, मुग़ल प्रिंसेस हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर्स में थे। दिस मॉडरेट अप्रोच वॉज लेड बाय, तो इसमें हुआ क्या कि दिस इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्यूडल एलीट एंड एरिस्टोक्रेसी लेड टू सॉफ्टनिंग ऑफ द कांग्रेस स्टैंस। तो जब इसमें क्या हुआ कि भाई जो एलीट और जो फ्यूडल जो क्लास है वो जब ज़्यादा तादाद में रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, तो जो स्टैंस था कांग्रेस का वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। हम ये देखेंगे मतलब सॉफ्ट इन द सेंस कि जब हम एक्सट्रीमिस्ट जो आगे हम देखेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उनका क्या मॉडस ऑपरेंडी था। ठीक है, दिस मॉडरेट अप्रोच ऑल्सो लेड टू द डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग 1892 सेशन इन कांग्रेस इन लंदन। तो देखिए अब जब इतना ज़्यादा जो आपका स्टेंस है वो सॉफ्ट हो गया, ताकि ब्रिटिशर्स लोगों ने इन्हें एक तरीके से कंपेल कर लिया कि भाई आप जो है अपना सेशन जो है वो लंदन में कंडक्ट कराइए। लेकिन हाउएवर द लेटर जो सेशन है उसका वेन्यू जो है वो चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया था। तो 1892 का जो सेशन है वो सेकंड कांग्रेस सेशन हुआ उत्तर प्रदेश का। तो हमने पहला सेशन देख लिया, अब हम सेकंड सेशन देखेंगे। तो सेकंड सेशन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो होता है इलाहाबाद में, इसे प्रिसाइड करते हैं WC बनर्जी। थर्ड सेशन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो लखनऊ में होता है, इसे प्रिसाइड करते हैं रमेश चंद्र दत्ता। The Congress Constitution was adopted and decision to constitute state committees was taken in this session। तो थर्ड सेशन में क्या हुआ कि भाई जो स्टेट कमिटीज़ हैं उनका गठन होना है, तो इस चीज़ के लिए बारे में बात की गई। और अगर इस सेशन की बात करें तो सर सैयद अहमद खान और जो बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे, उन्होंने इस सेशन को अपोज किया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम थोड़ा मतलब आगे टाइमलाइन में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल जब अनाउंस होता है 1903 में। तो इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या बोला गया था कि वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन को हमें ईस्टर्न बंगाल एंड असम से अलग करना है। रीज़न क्या दिया गया था कि भाई जो बंगाल की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 78 मिलियन थी उस टाइम पे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जो असम वाला रीजन है जो अभी तक डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पा रहा है, तो हम उस चीज़ को अलग करके अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे, डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन उस पर गवर्नमेंट का हो पाएगा। ये रीज़न दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन रियल रीज़न क्या था कि भाई बंगाल को उन्हें कमज़ोर करना था, ताकि क्योंकि जो इंडियन नेशनलिज्म का जो सेंटर था वो बंगाल ही था। अब अगर हम एंटी पार्टीशन कैंपेन की बात करें मॉडरेट्स के टाइम पीरियड में 1903 से 1905 तक, जब तक आपका ये पार्टीशन हो नहीं जाता है अनाउंस एक्चुअली में, तो मॉडरेट्स क्या कर रहे थे,
उनका जो प्रोसीजर था वो था प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। मतलब वो लोग, माना जाता है कि भाई बहुत सॉफ्ट, जो हम अभी बात कर रहे थे कि स्टेंस था उनका, तो वो इस तरीके से ही फॉलो कर रहे थे। इनके अगर लीडर्स की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, के मिश्रा हैं एंड प्रत्युष चंद्र हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जानेंगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए 1903 में अनाउंस हुआ था कि भाई पब्लिक कर दिया था उसके मतलब रीज़न को कि भाई वो आपका जो बंगाल है उसका पार्टीशन होना है, तो और 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, मतलब कमेंस हो गया। अब देखते हैं कि भाई 7 में 1905 में विद द पैसेज ऑफ द बॉयकॉट रेजोल्यूशन इन अ मैसिव मीटिंग हेल्ड इन कैलकाता टाउन हॉल द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड। तो भाई एक मीटिंग होती है, काफ़ी बड़े तादाद में मतलब लोग उसमें पार्ट लेते हैं, कैलकाटा की टाउन हॉल में मीटिंग होती है और इसमें एक स्वदेशी मूवमेंट के लिए फॉर्मली एक प्रोक्लेमेशन दिया जाता है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। ये चाहते थे मूवमेंट को बंगाल के बाहर मतलब ले जाएं हम लोग अभी, क्योंकि जो इसका रीजन है वो काफ़ी मतलब सिर्फ बंगाल में ही सीमित है और आपको सिर्फ जो फॉरेन गुड को आप क्या कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट के नाम पर सिर्फ आप कह रहे थे भाई फॉरेन गुड को आपको बॉयकॉट करना है। तो उन्होंने कहा भाई इससे हमें आगे बढ़ना होगा। तो 1906 में जो आईएनसी का सेशन होता है, दादा भाई नौरोजी उसे हेड करते हैं, उसमें क्या किया इन्होंने, स्वराज को और मतलब या फिर सेल्फ गवर्नमेंट को अपना गोल बना लिया, उस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि भाई आईएनसी का गोल क्या होगा, सेल्फ गवर्नमेंट। 1907 की अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि भाई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में इतने ज़्यादा मतलब जो उनके आइडियाज़ थे, आइडियोलॉजी में मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हो गए कि जो इनका जो है वो स्प्लिट हो गया। तो अगर हम थोड़े से इनके रीजंस के बारे में जाने तो हम देखेंगे कि भाई एक्सट्रीमिस्ट क्या कह रहे थे कि भाई फॉरेन गुड्स को तो आप बॉयकॉट कर ही रहो, उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें करनी है। तो जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स में वो क्या कह रहे थे कि भाई देखो ईस्ट क्लास है वो मना कर दे कि भाई हम आपके जो रिचुअल्स हैं जो भी वो हम नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए। वॉशरमैन है वो मना करते अपनी सर्विस को देने के लिए। पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस होंगे। समितिज़ का गठन होना है जैसे कि स्वदेश बांधव समिति जो कि अश्विन कुमार दत्त ने बनाई थी। तो इनका मोटिव क्या था कि भाई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप कराना है लोगों के बीच में। यूज़ ऑफ फेस्टिवल एंड मेलाज, इसका रीज़न क्या था कि भाई मीन्स ऑफ रीचिंग आउट टू मासेस एंड स्प्रेडिंग पॉलिटिकल मैसेज जो है वो जल्दी से काफ़ी ज़्यादा तादाद में जब लोग इकट्ठे होंगे तो मैसेज लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा। और सेल्फ रिलायंस की अगर हम बात करें तो सोशल रिफॉर्म्स एंड कैंपेनिंग की यहाँ पर बात की जा रही थी जो कि अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, अर्ली मैरिज, डाउरी, जो भी सोशल इल्स जो प्रैक्टिसेस थी वो। एक्सट्रीमिस्ट ने अब और इमीडिएट रीजन की अगर हम बात करें इसके स्प्लिट की तो वो क्या था, देखो एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि भाई 1907 का जो सेशन है वो नागपुर में हो और तिलक जो है या फिर लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट बने। लेकिन मॉडरेट्स का कहना था कि भाई हम ये सूरत में कराएंगे सेशन, ताकि जो वो चाहते थे कि भाई तिलक को हम एक्सक्लूड कर सकें, क्योंकि जो अगर होस्ट प्रोविंस से कोई जो लीडर है अगर वो वहीं मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कमिटीज़ की बात की गई थी कि भाई कमिटीज़ का गठन होना है, प्रोविंशियल कमिटीज़ की, तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी एक बनी। तो पहला जो सेशन हुआ उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का वो प्रेसाइड किया मोतीलाल नेहरू जी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका मतलब प्रीलिम्स में भी आ सकता है और भी कई एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। तो ये पहला सेशन उत्तर प्रदेश जो प्रोविंस की कांग्रेस कमेटी का जो हुआ था उसमें प्रेसाइड किया था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू एंड पंडित मदन मोहन मालवीय जो है वो उत्तर प्रदेश से मतलब बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो मतलब सूरत का सेशन हुआ उसे सपोर्ट किया था 1907 में, मोतीलाल नेहरू एंड पंडित मदन मोहन मालवीय। तो देखिए जो पॉलिटिकल सेशन है प्रोविंशियल कांग्रेस का वो स्टार्ट किया गया फिर से आगरा में 1909 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोतीलाल नेहरू और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस हैड स्प्रेड इनटू मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस। तो इस प्रोविंस के धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो कमेटीज़ जो बन रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं वो धीरे धीरे क्या है एक्सपेंड हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में 1910 के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में ये फैल गया था। एंड आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इन 1907 तो कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से मॉडरेट्स के अंडर में आ गई लगभग 1914 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। अब हम देखते हैं कि भाई गांधीयन फेज एंड उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए महात्मा गांधी को पहला मतलब आइडिया आया कि भाई ये मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब वो लखनऊ में आए।
अब थोड़ा सा इनका टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को रिटर्न मतलब आए थे। अब ऐसा नहीं है कि भाई आते साथ ही इन्होंने तुरंत अनशन करना चालू कर दिए और भाई अब मैं आया हूँ तो लड़ाई करूँगा सीधे जाके ब्रिटिशर के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है। ये आए, इन्होंने पहले ऑब्ज़र्व किया 1 साल तक, ये डिफरेंट जो भी लोकेशंस थी इंडिया में उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया। उसके बाद देखा भाई क्या पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये 1916 में ये लखनऊ पहुँचे, जहाँ पे 31st सेशन ऑफ जो कांग्रेस था आईएनसी का वो इन्होंने अटेंड किया। तो ये जो सेशन था वो एसी मजूमदार के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। और ये जो सेशन है ये लखनऊ पैक्ट के नाम से भी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है। इसमें क्या हुआ था कि भाई बहुत सारे मतलब एफ़र्ट्स लगाए गए एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, तब जाके ये लखनऊ पैक्ट होता है। और यहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर फ़िरोज़ शाह मेहता जो हैं इनकी डेथ हो गई थी, इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो मॉडरेट्स हैं वो थोड़ा सा मतलब जो उनके बीच का तनाव की स्थिति अभी तक बनी हुई थी वो थोड़ा कम होती है। और एक जो मेन डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है इनके बीच में जो भी मतभेद थे वो ये लोग साइडलाइन करते हैं उस चीज़ को और एक मोटिव बनाते हैं और आगे अपनी जो पॉलिसीज़ है वो साथ में मिलके बनाने का स्टार्ट करते हैं। अब महात्मा गांधी का मेजरली जो जब आए तो मेन जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं, तो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है जो कि 1917 में होता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है जो कि मार्च 1918 में होती है। और खेड़ा सत्याग्रह है जो कि 1918 में ही आगे चल के होता है। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं ऐसे करके CAK, जैसे हम बोलते हैं CAB कैब, तो कैब की जगह हमें CAK बोलना है। तो ये आपका जो है मतलब बहुत बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए एक छोटी सी ट्रिक है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसे बोला जाता है। अहमदाबाद ये जो चंपारण सत्याग्रह है, अब देखिए इसमें डिटेल्स में जाना मतलब सही नहीं है अभी, क्योंकि हम बेसिक जो जर्नलिस्ट स्टडीज़ तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत टाइमलाइन बता रहा हूँ। मेन हमें जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं हमें उनके बारे में जानना, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह मेन जो है वो 3 कटिया सिस्टम के अगेंस्ट में था, जहाँ पर इंडिगो को उगाना था ब्रिटिशर्स ने बोला था। और उसके बाद फिर जो आपकी आर्टिफिशियल डाई का जब इंट्रोडक्शन हुआ और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा था इंडिगो का, और रेंट जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ पर प्लेग बोनस जो है वो उन्होंने कंपनी ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। और जो वर्कर्स थे उनका कहना था कि भाई आप 50% जो उनका वेजेस है उसमें मतलब बढ़ोतरी कीजिए। और जो ब्रिटिशर थे वो कह रहे थे कि नहीं हम 20% से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो गांधी जी ने कहा कि भाई आप लोग एक काम करिए 35% की बात करिए और मैं आपकी मदद करता हूँ। तो गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर पहली हंगर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी बात मान ली जाती है। और खेड़ा सत्याग्रह होता है जिसे हम पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बोलते हैं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गांधी जी से पहली बार लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मिले थे। और नेहरू जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, फैसिनेट हो गए थे इनसे मिलकर, महात्मा गांधी से। और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि भाई गांधी जी जो हैं वो लखनऊ आते हैं काफ़ी बार और अवेयरनेस मतलब वो कराते हैं लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। अब अगर हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करें 1919 से जो 1924 जो इसका टाइम पीरियड है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम स्टार्टेड अ खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट गिवन टू द सुल्तान ऑफ टर्की बाय द ब्रिटिश आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मतलब जो इंडियन मुस्लिम्स थे तो और जो ब्रिटिशर्स थे, तो हुआ क्या भाई टर्की में एक इनका रिलीजियस मतलब काफ़ी बड़ा जो लीडर था जिसे ये लोग कैलिफेट बोलते थे, ठीक है ना, सुल्तान जो हैं ऑफ टर्की। तो इनकी जो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो इनकी मतलब ट्रीटमेंट अच्छी तरह नहीं कर रहे थे, इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें इल ट्रीट किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट छेड़ा इंडियन मुस्लिम्स ने। द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज कंसिडर द खलीफा ऑफ द एंटायर मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया। तो महात्मा गांधी को मतलब यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई क्यों ना हम हिंदी और मुस्लिम जो हैं वो मिलकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ें। तो और उन्होंने फिर क्या किया कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। तो एक जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है हिंदू और मुस्लिम लीडर्स की इलाहाबाद में 20 जून को।
जहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि भाई जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगी नॉन कॉरपोरेशन की अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन हम देखेंगे कि इसके बावजूद भी जो यूनिटी है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अब हम आगे देखते हैं कि भाई जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था एक स्पेशल सेशन में 1920 में, जो कि होता है कलकत्ता में। लेकिन बहुत सारे मतलब कांग्रेस मैन थे जैसे कि जिन्ना, एनी बेसेंट, तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे इस चीज़ को, और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। मुस्तफ़ा केमल एंड अतातुर्क जो न्यू लीडर्स हैं टर्की के, उन्होंने क्या किया कि भाई जो खलीफा की पोस्ट थे इसे अबॉलिश कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की तरफ। देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है बाय विद द डिमांड ऑफ स्वराज, और इसमें डिसाइड किया जाता है कि भाई गवर्नमेंट सर्विस को हमें बॉयकॉट करना है, जो भी टाइटल्स मिले हैं वो बॉयकॉट करने हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और फॉरेन गुड्स को सबको बॉयकॉट करना है। प्रोविंशियल जो सेशंस हुए कांग्रेस के वो एक मतलब जो प्रोविंशियल सेशन हुआ कांग्रेस का वो मुरादाबाद में होता है 1920 में, और ये चेयर करते हैं डॉक्टर भगवान दास। तो ये प्रोविंशियल सेशन मतलब जो आपका यूपी में मतलब प्रोविंस में होता है, ठीक है, मुरादाबाद एक जगह है। तो और ये सेशन जो है वो अटेंड करते हैं गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड श्रद्धानंद, हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, ये सब लोगों ने इसे अटेंड किया। तो और इस सेशन में क्या हुआ कि गांधी जी का जो प्रपोजल था वो सब लोगों ने मान लिया। तो रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन वाज पास्ड विद द मेजॉरिटी इन द नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस स्टार्टेड इट्स इन्वॉल्वमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क सच एज प्रमोशन ऑफ खादी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लिक्योरमेंट। तो आप देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने पहली बार अपना जो कंस्ट्रक्टिव मतलब सोशल वर्क है वो स्टार्ट किया कि भाई अब खादी को मतलब जो इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों को प्रमोट करना है। उन्होंने कहा भाई खादी को हम प्रमोट करेंगे, जो भी सोशल इल प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि आपका अनटचेबिलिटी इसे अबॉलिश करना है, जो भी लिक्योर है इसे बैन करना है, और नेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। अब देखिए इसमें हुआ क्या भाई, मैनी स्टूडेंट गेव अप देयर स्टडीज़ एंड मैनी गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब। तो भाई गवर्नमेंट जो भी सर्वेंट्स हैं उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर लिया और बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब इसी के दौरान क्या होता है कि भाई एक मतलब जो हमारे खुद की एजुकेशन को जो प्रमोट कराने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस में, बिहार विद्यापीठ पटना में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ में एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में स्टैब्लिश की जाती है, ताकि जो है नेशनल एजुकेशन जो मैंने बताया कि भाई उसे प्रमोट करना है उस चीज़ को मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए। प्रोमिनेंट जो लॉयर्स थे मोतीलाल नेहरू, देशबंधु जो चित्तरंजन दास हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद, असफ अली और ये सी राजा गोपालाचारी, इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस हैं लॉ प्रैक्टिसेस हैं उसे छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। फॉरेन जो क्लोथ से उसे जलाया गया सबके सामने, और गांधी ने अपने जो टाइटल हैं केसर हिंद, जुलू वॉर मेडल, बोर वॉर मेडल, इन सबको रिटर्न कर दिया। सत्याग्रही जो है, अब ये देखिए ये सब चीज़ें जब नॉन कॉरपोरेशन चल रहा था तो इसमें हुआ क्या कि भाई बहुत सारे जो सत्याग्रही हैं उन्हें अरेस्ट किया गया, और अक्टूबर 1921 में द उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन जो है वो होता है आगरा में, जिसके प्रेसिडेंट बने मौलाना हज़रत मोहानी। और तो यहाँ पर क्या है कि एक डिसीजन लिया जाता है, द डिसीजन वॉज टेकन टू मेक द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश प्रिंस अ कंप्लीट सक्सेस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम बरदौली। अब ये नॉन कॉरपोरेशन के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया था कि मैं एक एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जो स्टार्ट करेंगे। 1922 में एक जो ऑल पार्टी मतलब मीटिंग बुलाई जाती है जनवरी 1922 में। लेकिन होता क्या है भाई, ये मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिसे हम चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक रीजन है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि भाई एक सत्याग्रही जो लोग हैं उन लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए 5 फरवरी 1922 में। एक जगह है चौरी चौरा गोरखपुर, ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं गोरखपुर ये रहा और ये रहा चौरी चौरा। अब हुआ क्या भाई, धीरे धीरे लोग वेन्यू पर पहुंचे सुबह से। सत्याग्रही जो जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, एंथुजियास्ट थे, और उन्होंने क्या किया कि दे अरेंज अ प्रोसेशन। उन्होंने मतलब एक जो हम कहते हैं ना परेड या फिर मार्च, वो निकाला आफ्टरनून में मीटिंग के पहले,
और कुछ जो स्लोगन्स उन लोगों ने बोले ब्रिटिश के अगेंस्ट में। अब हुआ क्या भाई, इस स्लोगन्स की वजह से जो मतलब ब्रिटिशर्स थे, पुलिसमैन थे, वो लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने कोशिश करी इन सत्याग्रहीस को रोड से बाहर निकालने के लिए और उनके संग बदतमीज़ी की है, मिसबिहेव किया है, बदसलूकी की है। अब इसकी वजह से हुआ क्या भाई, जो भी सत्याग्रही थे वो क्या है, गुस्सा हो गए और उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया भाई, वो लोग गुस्से में आ गए, तब पुलिस वाले क्या हुए, भागे। तो पुलिस वाले जब क्या हुआ, भागने के बाद वो क्या करते हैं, एक मतलब चौरी चौरा जो जगह थी उसके पास में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें जाके वो लोग छुप जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मतलब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि 22 पुलिसमैन जो थे उस जो पुलिस स्टेशन के अंदर बंद थे, अपने आप को लॉक कर लिया था और इन लोगों ने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जितने भी सत्याग्रही थे। तो उसमें 22 में क्या थे कि भाई एक इंस्पेक्टर थे एंड 21 कांस्टेबल। अब क्या हुआ कि भाई गांधी जी को इस चीज़ की खबर लगती है, तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं वर्किंग कमेटी की 12 फरवरी को बरदौली में और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। द डिसीजन ऑफ गांधी जी लेफ्ट सीनियर कांग्रेस लीडर्स एंड वर्कर्स इन अ स्टेट ऑफ bewilderment एंड दे ऑब्जेक्टेड टू दिस डिसीजन। मतलब भाई जब गांधी जी ने इस चीज़ को जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसे एकदम से कॉल ऑफ कर लिया, तो ये लोग क्या मतलब एकदम से शॉक हो गए, सारे जो सीनियर लीडर्स थे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि भाई जो जब पब्लिक का मोरल इतना मतलब पीक पर था, उस टाइम पर मूवमेंट को कॉल ऑफ करना एक नेशनल ट्रेजेडी से कम नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अनडेटर्ड बाय क्रिटिसिज्म, गांधी जी स्टेटेड दैट हिज डिसीजन वाज नेसेसरी एंड टोटली राइट। तो गांधी जी ने मतलब वो अपने डिसीजन पर टिके रहे। उन्हें पता था कि भाई नॉन वायलेंट जो है वो कोई तरीका नहीं है फ्रीडम को अटेन करने के लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। चौरी चौरा के बाद एक और इंसिडेंट होता है जिसे हम काकोरी ट्रेन रॉबरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ। सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद चटर्जी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि 1924 में लखनऊ में बनाई गई, इस्टेब्लिश की गई। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक ट्रेन थी जो कि गवर्नमेंट ट्रेजरी को लेकर जा रही थी अगस्त 9 को 1925 में, उसे क्या किया, लूट किया। द रॉबरी एम टू कलेक्ट दी मेन जो मनी जो था उसे कलेक्ट करना था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। दिस इंसिडेंट वॉज डन बाय 10 मेंबर्स ऑफ द एचआरए। मतलब एचआरए में काफ़ी सारे मेंबर्स थे और सिर्फ 10 लोगों ने जो ये इंसिडेंट हुआ इसे अंजाम दिया। लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि भाई लगभग 40 लोगों को एसोसिएशन से अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें कि पंडित रामा प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, इन्हें डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। और जो केस था इन रेवोल्यूशनरीज़ का वो लड़ा गया। मतलब उनके सपोर्ट में जो लॉयर थे, उनके लॉयर थे वो एक यंग लॉयर थे जिनका नाम था चंद्रभान गुप्त, जो कि मतलब आने वाले टाइम में आगे लेटर ऑन चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के इंडिपेंडेंट इंडिया में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 होता है और क्विट इंडिया मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 1942 से 1945 है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए गांधी जी ने क्या है कि सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड करी थी, वो लंदन गए थे अटेंड करने के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो कोई भी एक मतलब ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता। और जब वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, इससे क्या हुआ है, ब्रिटिश जो लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, जिसकी वजह से लगभग 1,20,000 प्रोटेस्टर को इंक्लूडिंग गांधी एंड सरदार पटेल को अरेस्ट कर लिया गया। लेटर कांग्रेस ने क्या किया कि भाई 1937 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, जिसमें प्रोविज़न था कि भाई इलेक्शन होंगे, 1937 में इलेक्शन होते हैं और 6 प्रोविंस में सरकार बना ली जाती है। कांग्रेस ने मतलब सरकार बना ली और यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट वाज लेड बाय, जो यूपी की गवर्नमेंट थी वो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा लीड की जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आता है, और क्रिप्स मिशन के पहले हम देखेंगे कि भाई 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर आता है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन जो है वो यूएसए के साथ में मतलब जो अलाइज जो थे, जितने भी यूएसए और आपका जो ब्रिटेन है, जो अलाइड पावर्स थी, तो भाई वो लोग जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है वर्ल्ड वॉर 2 में उतर जाती हैं। अब होता क्या है कि भाई इस टाइम पे सब लोग मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि आपको इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए। तो भाई अगस्त ऑफर आता है कि भाई आपको डोमिनियन स्टेटस हम देंगे, और जो आपकी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे हम एक्सपेंड करेंगे, जिसमें इंडियंस जो हैं वो मोस्टली मेंबर्स रहने वाले हैं।
लेकिन फिर ऐसे किया, मतलब इसका रिस्पांस क्या दिया गया कि भाई कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे ही फिर एक ऑफ़र आता है 1942 में, जिसे लीड करते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। तो इसमें भी लगभग इसी टाइप के जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए थे, लेकिन इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन एंड डिबेट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वार्दा ऑन 14 जुलाई 1942। अब भाई देखिए, जो भी ऑफर्स लेकर आ रहे थे ब्रिटिशर्स, भाई वो सब जो हैं वो हमारी जो एक्चुअल डिमांड थी, स्वराज की जो हमारी डिमांड थी भाई, उसे वो लोग पूरा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है उसे पास कर दिया जाता है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा 14 जुलाई 1942 को। बिफोर द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द मूवमेंट, तिलक दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रयागराज में। ऑन दिस ओकेजन पंडित नेहरू ने बोला कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले विथ फायर, इट वॉज डबल एज्ड स्वॉर्ड विच कैन हार्म देम एज वेल। कि भाई डबल एज स्वॉर्ड है जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, कि भाई हमें अगर नुकसान होगा तो उन्हें भी नुकसान होगा। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो रेटिफाई किया गया इन द कांग्रेस सेशन, जो कि ग्वालियर टैंक ऑफ मुंबई में हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसे हम अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने जो है वो स्लोगन दिया इस टाइम पर, डू एंड डाई का, जो कि एक हिस्टोरिक मोमेंट था हमारी फ्रीडम हिस्ट्री में। अब आगे हम देखते हैं कि भाई ब्रिटिशर ने क्या किया कि इस जो क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद अगली सुबह एक ऑपरेशन 0 आवर जो है वो लॉन्च करते हैं ब्रिटिशर्स, जिसमें क्या करते हैं, कांग्रेस को वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई पब्लिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश मतलब डेवलप हो जाता है और कंट्री वाइड जो है वो एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अ मेजर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस स्पेशली बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, गोरखपुर, गाज़ीपुर, बस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। टेम्प्रेरी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बलिया में अंडर चिट्टू पांडे जो है वो इस्टेब्लिश की गई। मैनी पुलिस स्टेशन वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स बिटवीन 13 एंड 16 अगस्त एंड प्रिजनर्स वर फ्रीड। तो मतलब 13 और 16 अगस्त के बीच में बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन हैं उन्हें अपने अंडर में ले लिया था इन्होंने, और बहुत सारे प्रिजनर्स को फ्री कर दिया था। बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उन्हें जला दिया गया। और लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि भाई जो मतलब ये बलिया में चिंटू पांडे के अंदर जो इस्टेब्लिश हुई सरकार है वो 22 अगस्त तक लगभग जो है वो ब्रिटिशर लोग इसे रीस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब भाई धीरे धीरे करके क्या है, जो भी मतलब रिवोल्ट चल रहा था वो उसे सप्रेस कर लिया जाता है और जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली हॉल्ट पर आ जाता है 1943 तक। होता क्या है इस टाइम पीरियड में लगभग 40 मिलियन इंडियंस की डेथ हो जाती है बंगाल में ये इसी साल में भुखमरी के कारण, जिसकी वजह से भाई जो मतलब मोरल है लोगों का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, रेवोल्यूशनरीज थे जितने भी। इन दी सेकेंड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जापान ने सरेंडर कर दिया 15 अगस्त 1945 को, जो भी अलाइज पावर थी आपकी यूएसए एंड ब्रिटेन, इन लोगों के अगेंस्ट में। क्योंकि भाई इन्होंने यूएसए ने जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर इन्होंने जापान ने सरेंडर कर दिया। अब लेबर पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं क्लीमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिश पॉलिसीज़ कंसर्निंग द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर टू इंडिया। यहाँ से जो है वो पावर के ट्रांसफ़र की बात की जाती है। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 सितंबर 1946। तो 2 सितंबर 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं न्यू वायसरॉय ऑन 24 मार्च 1947। और इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल जाती है, लेकिन मतलब काफ़ी नुकसान होने के बाद। और फिर जो कंट्री है इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान। अब थोड़े कुछ हम फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है उससे मतलब हमारे एक प्रेसिडेंट हैं वो बिलोंग करते हैं, जो कि हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे लास्ट प्रेसिडेंट थे। और जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, लगभग 15 प्राइम मिनिस्टर जो हुए हैं, उनमें से 9 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं।
अगर हम प्राइम मिनिस्टर की मतलब बात करें, वो मतलब जो नाम है जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी एंड नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो 9 प्रधानमंत्री हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर हम एक मतलब सोशल जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, अगर उसकी हम बात करें यूपी में, तो वो कैसे कैसे चेंज हुआ है। देखिए, जो यूपी का प्रेजेंट नेम है उत्तर प्रदेश, वो उसे मिला है 24 जनवरी 1950 में, जब यूनाइटेड प्रोविंस ऑल्टरनेशन ऑफ द नेम ऑर्डर जो है वो पास हुआ था 1950 में। यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो रीनेम कर दिया गया था उत्तर प्रदेश अंडर दिस ऑर्डर, ठीक है। बिफोर दैट उत्तर प्रदेश हैड बीन नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस फ्रॉम 1937 टू 1950। तो 1937 से 1950 तक क्या बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे जाना जाता था। तो जो द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज नेम्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन 1836, और इससे पहले अगर हम देखें तो 1836 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि भाई दिल्ली और जो गुड़गांव वाला पार्ट है वो भी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का ही पार्ट था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो दिल्ली और गुड़गांव वाला रीजन था उसे अलग कर दिया गया 1858 में। अवध को मर्ज कर दिया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के साथ 1858 में, और दिल्ली और गुड़गांव को अलग कर दिया गया। जो कैपिटल थी आपकी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की, वो इलाहाबाद से शिफ्ट कर दी गई आगरा, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को रीनेम कर दिया गया जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा इन 1902, और कैपिटल को फिर से शिफ्ट कर दिया गया लखनऊ फ्रॉम प्रयागराज 1921 में। और 1937 में इसके नाम को जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा है, इसे शॉर्टन कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि हम 1937 से 1950 तक इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस रहा है। और उसके बाद फिर जो आपका ये एक्ट पास हो जाता है 24 जनवरी 1950 को, यूनाइटेड प्रोविंस ऑल्टरनेशन ऑफ द नेम। उसके बाद हम जो है इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। द स्टेट ऑफ उत्तरांचल जो है मतलब उत्तराखंड है जिसका नाम, वो सेपरेट कर दी गई थी 13 जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं उसके उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट थी, उसे 9 नवंबर 2000 में सेपरेट कर दिया गया था। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।